अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। कैरियर 360 की आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन अल्टरनेटर के अंदर जो बिजली जनरेट की जाती है या जो बिजली पैदा की जाती है वो किस तरीके से होती है, अल्टरनेटर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से अल्टरनेटर के पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से जो बिजली प्रोड्यूस होती है और उसको किस तरीके से रेगुलेट या कंट्रोल किया जाता है, और वर्ल्ड फेमस कौन कौन से अल्टरनेटर्स के ब्रांड्स हैं जो कि मार्केट में दस्तयाब हैं या डिफरेंट जो इंजन्स के साथ कनेक्ट किए जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। हो सकता है कोई ऐसी वीडियो आपके करियर को बूस्ट कर सकती है या आपके लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग का बायस बन सकती है। अल्टरनेटर्स बेसिकली जनरेटर्स का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल जो पावर है वो जनरेट की जाती है, जो कि डीजल जनरेटर के साथ भी होता है, गैस जनरेटर के साथ भी होता है, किसी स्टीम टर्बाइंस के साथ भी होता है। किसी भी जगह पर जो बिजली प्रोड्यूस होती है, वट एवर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग, अल्टरनेटर वहाँ पर लाजमी होता है, क्योंकि बिजली जो बनती है वो अल्टरनेटर के अंदर ही पैदा होती है। तो ये बेसिकली कम्बिनेशन होता है, एक जिस तरह की मोटर होती है कि मोटर की तरह का ही ये एक बेसिकली होता है। इसके अंदर एक रूटर होता है जिसको आप रूटर कहते हैं, जो कि रोटेट करता है, और जो स्टेटर होता है जो कि स्टैटिक एलिमेंट होता है, जो कि उसकी साइड वाला हिस्सा होता है, और जो आपकी पावर जनरेट हो रही होती है वो आपके अल्टरनेटर के जो स्टेटर के अंदर प्रोड्यूस होती है। फैराडे लॉ जो है उस के सामने रखते हुए इसकी डिज़ाइनिंग हुई होती है। जैसा कि फैराडे लॉ के बारे में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, जो इंजीनियरिंग के जो लोग हैं वो जानते हैं कि जब किसी मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर किसी कंडक्टर को इंटरफेयर किया जाता है तो उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होती है, जो कि वोल्टेज कहलाते हैं। ये पिक्चर में आप देखेंगे कि ये अल्टरनेटर्स हैं, ये डिफरेंट ब्रांड्स के अल्टरनेटर्स हो सकते हैं, डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होते हैं, या आपकी 100 kVA 200 kVA और ये 1 मेगावाट 2 मेगावाट, ये इससे बड़ी रेंज भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके पास जो मैकेनिकल पावर है, जो मैकेनिकल सोर्स है वो कितना पावरफुल है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप यहाँ पर जो अल्टरनेटर का साइज़ जो होता है वो डिज़ाइन होता है। तो अल्टरनेटर्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप एक अच्छे ट्रबल शूटर बनना चाहते हो तो आपको इसका स्ट्रक्चर जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका स्ट्रक्चर जो है वो समझ नहीं आएगा तो आप इसकी ट्रबल शूटिंग नहीं कर सकते। इस अल्टरनेटर के अंदर क्या होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं, और हर हिस्से की क्या वर्किंग जो वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, वो मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको आसान से आसान लफ्ज़ों में और एग्जांपल्स के साथ समझा सकूं, ताकि आप किसी भी अल्टरनेटर को इजीली ट्रबल शूट कर सकते हो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है। तो ये 5 फेमस ब्रांड्स हैं जो आपको मिलेंगे मार्केट के अंदर। जितने भी बड़े जो जनरेटर्स मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इन्हीं ब्रांड्स में से किसी ना किसी ब्रांड को यूज़ करते हैं। स्टैमफोर्ड टॉप ऑफ द फर्स्ट आता है, लोराय समर है, मिकाल्टे है, मिराली है और मैराथन है। ये 5 बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं अल्टरनेटर की इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा भी और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन मेन जो आपको जो फेमस नज़र आएंगे इंडस्ट्री के अंदर, जैसे डिफरेंट मैन्युफैक्चरर है, कैटरपिलर है, कमिंस है, जो इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इन्हीं ब्रांड्स को इस्तेमाल करते हैं। यूरोपियन ब्रांड्स हैं ये सारे और वेल फेमस हैं। इनकी जो है अपनी अपनी कैटेगरी होती है, लोड के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से और एक्साइटेशंस के हिसाब से। वो एक आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा।
अच्छा, ये अगर बात की जाए, ये एक अल्टरनेटर का अंदर का हिस्सा होता है, जिसमें अगर आप देखते हैं कि आपको इसमें मेन स्टेटर नज़र आ रहा है, मेन रूटर नज़र आ रहा है। इसके अंदर आपको स्टेटर एक्साइटर और रूटर एक्साइटर, ब्रिज रेक्टिफायर, बैरिंग है और शाफ्ट है और फैन है। ये मेन बेसिकली हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं किसी भी अल्टरनेटर के अंदर। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। मेन स्टेटर, मेन रूटर और दो एक्साइटर होते हैं। एक रूटर एक्साइटर कहलाता है जो घूमने वाला एक्साइटर होता है, एक स्टेटर एक्साइटर कहलाता है जो स्टेटर होता है। ठीक है, यानी एक अल्टरनेटर के अंदर जो है दो दो अल्टरनेटर होते हैं। ठीक है, एक मेन और एक छोटा। छोटा अल्टरनेटर जो उसको आप एक्साइटर अल्टरनेटर कह सकते हो। ये मैं आपको समझाने के लिए, इसको मैं आसान करने के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। जो बड़ा अल्टरनेटर होता है वो मेन अल्टरनेटर कहलाएगा, जिसमें से आपने बिजली जो है वो आपको प्रोड्यूस करके वो दे रहा है। स्टेटर से आपको सप्लाई मिलती है और बाहर आपको आपको जो टर्मिनल के ऊपर 400 वोल्ट आपको मिलते हैं और एवीआर उसको रेगुलेट कर रहा होता है। एक्साइटर स्टेटर ये वाला हिस्सा होता है जिसको आप एरो से आप देख रहे हैं, ये आपका एक्साइटर स्टेटर का ये हिस्सा है। इसके बाद अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये आपका एक्साइटर स्टेटर कहलाता है, जिसकी जो कि स्टेटर है एक्साइटेशन करवाता है। यानी इसको सप्लाई एवीआर जो होता है, जो एवीआर सप्लाई देता है, इसको F1 और F2 पॉइंट कहलाते हैं। इसको X और डबल X भी कहते हैं। F1 पॉजिटिव होता है और F2 नेगेटिव होता है। एवीआर यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज देता है। ठीक है, 6 से 10-12 वोल्ट ये सप्लाई देता है और ये एक्साइट हो जाता है। इसके एक्साइट होने से यहाँ पर इन कॉइल्स में मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो घूमने वाला एक्साइटर है, जो रूटर एक्साइटर कहलाते हैं, जब वो घूम रहा होता है तो उसके अंदर वोल्टेज बनने शुरू हो जाते हैं। यानी ये एक छोटा जनरेटर आप कह लें कि उसको आप एक बाहर वाले सोर्स, जिसको हम एवीआर कहते हैं, एवीआर कहलाता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि इसको एक्साइट करवाता है, एक सप्लाई देता है और उसके साथ ही उस एवीआर को एक फीडबैक सप्लाई जाती है कि जैसे ही 400 वोल्ट बनते हैं वहाँ पर वो अपनी एक्साइटेशन लेवल को रोक लेता है। अगर फॉर एग्जांपल एवीआर आउटपुट निकाल रहा है 9 वोल्ट की और वोल्टेज बन रहे हैं 480 380 वोल्ट, तो रिक्वायर्ड 20 मोर वोल्ट्स, तो एवीआर जो है वो 1 वोल्ट और आगे आउटपुट निकालेगा, बढ़ा देगा, जिससे वोल्टेज 380 से 400 बन जाएंगे। तो दूसरी साइड से उसी एवीआर को एक फीडबैक सप्लाई मिल रही होती है, जो कि 3 फेज़ की सप्लाई होती है, सिंगल फेज़ की भी हो सकती है, जिससे एवीआर मेक श्योर कर लेता है कि आउटपुट के जो वोल्टेज हैं अब वो पूरे हो चुके हुए हैं, लिहाजा वो अपनी एक्साइटेशन का जो लेवल है उसी जगह पर स्टॉप कर देता है। तो दैट इज़ एक्चुअली फीडबैक सिग्नल टू मेंटेन द आउटपुट वोल्टेज। तो ये स्टेटर एक्साइटर है। और इसके बाद अगर मैं कॉयल, आपकी इस तरह की कॉयल बनेगी, नॉर्थ साउथ जो पोल बनते हैं, और इस तरीके से ये पोलों के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है, जो कि आपकी जो रूटर एक्साइटर को एनर्जाइज करता है। ये चीज़ अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको इस तरह का मिलेगा, आपको रूटर एक्साइटर है। ठीक है, ये आपको जो जो वो स्टेटर एक्साइटर था और ये रूटर एक्साइटर है, यानी उस स्टेटर के अंदर जो रोटेट करेगा एक्साइटर का, यानी जब उसमें फ्लक्स बनेगा तो जब ये उसमें रोटेट करेगा, इसका कंडक्टर है, ये जो कॉयल नज़र आ रही है, इन कॉयल्स के अंदर 3 फेज़ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, 3 फेज़ इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जनरेट होती है, यानी ये रूटर एक्साइटर कहलाता है। और ये आपको इस तरीके का नज़र आता है। ठीक है, अच्छा, आगे अगर मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, ये 2 हिस्से हो चुके हैं, एक रूटर एक्साइटर है, एक स्टेटर एक्साइटर है, दोनों की आपको। और ये आगे ब्रिज रेक्टिफायर, ये डायोड लगे हुए हैं, यानी इस मेन हिस्से में जो सप्लाई प्रोड्यूस हो रही है, जो रूटर एक्साइटर में वोल्टेज बनने लगे हैं 3 फेज़ के। ठीक है, 3 फेज़ की सप्लाई बनी है और यहाँ पर 6 डायोड्स लगे होते हैं, जिसको ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। ये किस पर्पज़ के लिए हैं? ये इस रूटर एक्साइटर में जो एसी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन एसी वोल्टेज को डीसी में पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करके
सप्लाई इस मेन रूटर की कॉइल्स को मिलेगी डीसी सप्लाई, ठीक है। डीसी करंट, डीसी वोल्टेज मिलेंगे तो डीसी करंट प्रोड्यूस होगा इस मेन रूटर के अंदर। जब इस मेन रूटर में डीसी करंट प्रोड्यूस होगा तो ये घूमेगा, ये घूमेगा किसी मैकेनिकल सोर्स से, ठीक है, इससे नहीं घूमेगा। इस वाला फंक्शन से तो हम सिर्फ इसको एनर्जाइज करना है, हमें इसको करंट देना है डीसी, और डीसी करंट देने से इसके अंदर एक फ्लक्स पैदा होगा, कांस्टेंट फ्लक्स पैदा होगा, ना कि वेरिएबल फ्लक्स, क्योंकि डीसी सप्लाई से एनर्जाइज कर रहे हो तो फ्लक्स जो होगा वो स्टेडी स्टेट फ्लक्स होगा। जब मैकेनिकल पावर, कोई प्राइम मूवर जो होगा, जो इसके साथ कपल हुआ होता है इस शाफ्ट के साथ, वो आपका डीजल इंजन हो सकता है, वो आपकी विंड टर्बाइन हो सकती है, दैट वुड बी गैस इंजन, दैट वुड बी द वाटर टर्बाइन, गैस टर्बाइन, वट एवर प्राइम मूवर सोर्स, कोई भी ऐसा एक मैकेनिकल सोर्स जो इसको रोटेट करता है वो प्राइम मूवर कहलाता है। तो जब उसको घुमाएंगे तो अब इसमें फ्लक्स बन रहा है, तो जब ये घूमेगा तो यही फ्लक्स इस मेन स्टेटर की वाइंडिंग के साथ इंटरफेयर करेगा और इस मेन स्टेटर में वोल्टेज जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं, पावर जनरेशन की जो वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है इस अल्टरनेटर के अंदर। आगे मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका डायोड लगे हुए हैं, 6 डायोड होते हैं, 3 पॉजिटिव साइड पे यानी कैथोड वाली साइड होती है और 3 एनोड वाली साइड होती है। तो उन दोनों तीनों का आपस में लूप बनाकर उसको कनेक्ट करते हैं और उसकी जो है डीसी में ये कन्वर्ट करके आगे मेन रूटर को सप्लाई देते हैं। कैसे देते हैं, ये इस तरीके से देते हैं। ये आपकी सप्लाई जो है, ये अगर आप इस तरीके से देखेंगे, एक्साइटर रूटर के 3 फेज जो है वो इस तरीके के बनेंगे। ये 2 डायोड यहाँ एक कॉइल के साथ आ गए, 2 इस कॉइल के साथ सप्लाई आ गई पॉजिटिव नेगेटिव, और 2 इस कॉइल के साथ पॉजिटिव नेगेटिव। ये उसकी तीनों जो वाइंडिंग्स हैं बेसिकली, ठीक है, 3 फेज की वाइंडिंग्स को डायोड के साथ किस तरीके से कनेक्शन किया गया, ये उस कनेक्शन को आसानी के साथ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि आपको बेहतर तरीके से पता चल जाए कि आप किस तरीके से डायोड्स के कनेक्शन होते हैं, ठीक है, उन डायोड्स का क्या रोल होता है बेसिकली। अब आप अगर इसका ये व्यू देखें तो आपको ये जो आपको डीसी आउटपुट यहाँ पे ये डीसी आउटपुट मिलनी है, यानी डायोड से जो आपके रूटर एक्साइटर में, यानी आपने वो एक्साइट करवा के उसके अंदर सप्लाई बनाई है, अब आपने मेन रूटर को एक्साइट करवाना है। एक्साइट का मतलब होता है एक्साइट के उसको डीसी या एसी वोल्टेज या करंट दे के मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना। फ्लक्स बनने का नाम दैट इज़ कॉल्ड एक्साइटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी मेन आपकी रूटर के साथ कनेक्शन होना है। ये एवीआर की आपकी आउटपुट आ जाती है, जो मेन स्टेटर एक्साइटर जो है उसको एवीआर सप्लाई दे के इनिशियल एनर्जाइज करता है, इसमें फ्लक्स बनता है, इसके अंदर रूटर एक्साइटर घूमता है, तो रूटर एक्साइटर में वोल्टेज बनते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर रूटर एक्साइटर आ जाता है। जब रूटर एक्साइटर में वोल्टेज बनते हैं तो वो 3 फेज एसी वोल्टेज होते हैं। वो 3 फेज एसी वोल्टेज डायोड असेंबली ब्रिज रेक्टिफायर के साथ जो है डीसी में कन्वर्ट होने के बाद मेन रूटर को, ये इसके डायोड मेन रूटर को सप्लाई चली जाती है, ठीक है। अब आती है बात आपकी मेन रेक्टिफायर के साथ अगर मैं बात करूं, ये आपका आउटपुट है पॉजिटिव और नेगेटिव डीसी सप्लाई आपकी। ये आपके डायोड्स के बारे में निशानदेही की जाती है। ये एल्युमिनियम का हीट सिंक की पट्टी होती है, ठीक है, ये आपकी एल्युमिनियम की जो है हीट को ऑब्जर्व करती है। ये डायोड इस तरह का डायोड होता है, एक सिरा इसका पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, यानी एनोड और कैथोड 2 सिरे होते हैं। ये जिनको डायोड्स के बारे में पता है वो बेहतर तरीके से समझते हैं इस बारे में। बेसिक फंडामेंटल हैं डायोड की, जो प्रॉपर्टी है, जो पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, जो इसकी एक साइन वेव को वो डिस्कनेक्ट करता है। तो ये डिफरेंट रेटिंग में मिलते हैं, 25 एम्पेयर के होते हैं, 80 एम्पेयर के होते हैं, 100 एम्पेयर के होते हैं। इसकी वोल्टेज कैटेगरीज होती है। हर डायोड, हर अल्टरनेटर के डायोड्स के ऊपर मार्किंग होती है, उसके ऊपर उसका नंबर होता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी और वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से वो डायोड्स हम लगाते हैं, ठीक है। आपकी इस तरह की ये डायोड्स आपके लगे होते हैं और ये एक वेरिएस्टर लगा होता है जो सर्ज को सप्रेस करता है। यहाँ पर इस 2 पॉइंट्स के ऊपर वेरिएस्टर लगा होता है, जो कि कोई सर्ज वगैरह आती है तो उससे सेफ्टी के लिए ये लगाया जाता है। ये आपको डायोड असेंबली में या ब्रिज रेक्टिफायर में यहाँ पर नज़र आएगा, दैट इज़ कॉल्ड द वेरिएस्टर।
अच्छा, ये आपकी आउटपुट निकल आती है और ये आपके 36 एम्पेयर के डायोड है जो कि 1400 वोल्ट तक आते हैं और 70 एम्पेयर तक। तो ये डिफरेंट अल्टरनेटर के ऊपर डिफरेंट कैपेसिटी के डायोड वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। डायोड क्या करता है, वही जो आप बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इंजीनियरिंग का, जो उसकी साइन वेव होती है उसको इस तरीके से एलिमिनेट करता है और आपको डीसी वाला जो साइकिल है वो आपको मिलता है इस तरीके से। ये आपको डायोड का मेन जो काम है, जो वर्किंग है, वो आपकी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसका सिर्फ डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करके आगे मेन रूटर को देता है। और मेन रूटर को जब डीसी सप्लाई मिलती है तो वो उस डीसी सप्लाई से जो फ्लक्स बनेगा वो स्टडी स्टेट फ्लक्स होगा, यानी उस फ्लक्स में वेरिएशन नहीं होगी। जब उस फ्लक्स कांस्टेंट फ्लक्स होगा, जब वो फ्लक्स घूमेगा, यानी किसी प्राइम मूवर से रूटर घूमेगा तो वो फ्लक्स भी घूमेगा, तो वो फ्लक्स मेन स्टेटर के साथ वोल्टेज पैदा करने का बायस बनेगा। तो ये इस तरह की डायग्राम बनती है आपकी। ये पॉजिटिव नेगेटिव आपको सप्लाई मिलती है इसकी डायोड असेंबली के बाद। ये इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये मज़ीद क्लियरिटी आपकी हो जाएगी। ये सर्ज सप्रेसर जो लगा हुआ ये सर्ज की प्रोटेक्शन के लिए है। ये डायोड की प्रोटेक्शन डिवाइस है बेसिकली, जो उस मकसद के लिए लगाई जाती है। अगर मैं बात करूं मज़ीद आगे आके, तो ये आपका मेन स्टेटर आ गया। अब मैं बात करूंगा मेन रूटर की, ठीक है, यानी जिसको सप्लाई मिलनी है रूटर एक्साइटर से, दैट इज़ कॉल्ड मेन रूटर, ठीक है। मेन रूटर को हमने मेन फ्लक्स अब इसके अंदर बनाना है, तो यही फ्लक्स हमारी मेन जो पावर जनरेशन है जो हमें आउटपुट पे जो मेन स्टेटर से मिलेगी वो इसके त्वासा से मिलेगी। तो इसकी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा ये इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव डीसी सप्लाई हमारी इसके दो टर्नों के साथ सिर्फ हम जोड़ देते हैं मेन रूटर को, ठीक है। तो मेन रूटर को इधर से सप्लाई जैसे ही आपका इनिशियल स्टार्ट होता है तो वो बनते हुए वोल्टेज यहाँ पर इसको मिलते हैं और इसके अंदर डीसी सप्लाई बन जाती है। उतनी देर में ये घूमना शुरू हो जाता है और वो मेन सप्लाई जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपके ये 4 पोल का अल्टरनेटर होते हैं जो 1500 आरपीएम 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के ऊपर होता है। तो ये इस तरीके से क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज अपनी रोटेशन चेंज करता है। ये मेन स्टेटर है जिसके अंदर मेन रूटर घूमता है, ठीक है। और ये उसकी स्लॉट्स होती हैं, मेन रूटर की मेन कोयल की स्लॉट्स हैं जिसके अंदर मेन ये अंदर रूटर आ गया हुआ है और ये स्लॉट्स हैं उसकी मेन स्टेटर की जिसके अंदर हमें वोल्टेज पैदा होता है। ये बीच में एयर गैप है जिसमें फ्लक्स ट्रेवल करता है बेसिकली इस एयर गैप के अंदर। ये इस तरीके से आपका साइकिल जो है वो एक साइकिल इस तरीके से घूमेगा और दूसरा साइकिल आपका आ जाता है ये इस तरीके से क्लॉकवाइज घूमेगा और ये साइकिल बनता है। सेंटर वाली पोजीशन आ जाती है यहाँ पर, फिर एक टर्न और लेगा तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है इस तरह। ये यहाँ पर आ गया, अब एक टर्न और लेगा तो वो आपकी नीचे टर्न आ जाती है। तो 2 पोल 4 पोल और पोल्स का जो रिलेशन होता है वो इसके फ्रीक्वेंसी के साथ होता है और आरपीएम के साथ होता है। जो आपकी जो 2 पोल का होगा वो 3000 आरपीएम होते हैं, 4 पोल में 1500 आरपीएम होते हैं और जो 6 पोल का होगा वो 1000 आरपीएम होते हैं। तो ये इस आरपीएम जनरेटर की फ्रीक्वेंसी जो होती है हम इस फार्मूले से स्पीड एन यानी स्पीड और पेयर्स ऑफ पोल्स जो होते हैं वो कितने हैं उसको 60 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है। जैसे इस चार्ट में आप देख सकते हैं 50 और 60 हर्ट्ज में आपके पोल्स और आप उसकी जो आरपीएम है जिसको हम स्पीड भी कहते हैं उसको आरपीएम भी कह देते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो जो 1500 आरपीएम के जो नॉर्म चलते हैं पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में 1500 आरपीएम और 1800 आरपीएम यहाँ नहीं चलता। तो ये बेसिकली स्पेसिफिकेशन में ये चीज़ें मेंशन होती हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप हमारे पास जो चलता है पाकिस्तान में 4 पोल 1500 आरपीएम, मिडिल ईस्ट में गल्फ रीजन में इवन यूरोप में भी यही स्टैंडर्ड चलता है 50 हर्ट्ज का। कई मुल्कों में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी चलती है, वहाँ पर आरपीएम 18
100 आरपीएम पे ऊपर वो इंजन डिज़ाइन होते हैं। तो सेम इंजन को आप 1500 आरपीएम पे भी चला सकते हो और 1800 आरपीएम के ऊपर भी चला सकते हो, 50 और 60 पे कन्वर्ट कर सकते हो। जो सॉफ्टवेयर में सारी ऑप्शंस होती हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है आपका। 4 पोल में 3 आरपीएम 1 हर्ट्ज़ के बराबर होंगे। अगर आपके पास टैकोमीटर नहीं है फ्रीक्वेंसी मेजर करने का, तो आप आरपीएम मेजर नहीं कर सकते, तो आप फ्रीक्वेंसी से आरपीएम निकाल लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी से बहुत सारे जो कंट्रोलर होते हैं वो फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके वो आरपीएम निकाल लेते हैं। तो यानी 4 पोल का होगा तो 1 हर्ट्ज़ का मतलब 30 आरपीएम है। ये आपका कुछ बार्स होती हैं, ये अंदर डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं इसको, जो हंटिंग और जो इस तरह जो हंटिंग एक होता है, एक स्पीड में एक वेरिएशन सी आती है, उसको कवर करने के लिए ये डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उसका जो इम्पैक्ट को जो रिवर्स करती हैं। डैम्पिंग स्पीड जो ऑसिलेशन जो रिजल्टिंग होती है उसको ये रेगुलेट करती हैं बेसिकली। तो ये डैम्पर वाइंडिंग होती है तमाम उसके अंदर, अल्टरनेटर के अंदर। इसके बाद आता है मेन स्टेटर आपका। मेन स्टेटर, ये मेन स्टेटर होगा जो आपका कॉपर वाइंडिंग होगी, ऊपर एक कवर होगा और ये सारी वाइंडिंग होगी। ये आपको बाहर वाली सप्लाई मिलती है, आउटपुट लीड होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 फेज़ के 400 वोल्ट मिलते हैं और सिंगल फेज़ के 240 वोल्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो ये बॉडी मेन ऊपर जो फ्रेम होता है, ये बेसिकली जो फ्रेम होता है डिफरेंट एच क्लास की वायर इंसुलेशन क्लास होती है, स्टैंडर्ड होता है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर का ये डिफरेंट होता है क्राइटेरिया। आईपी रेटिंग 23 ही होती है सबकी। कॉपर वाइंडिंग में ही मोस्टली तौर पर अल्टरनेटर्स होते हैं। ये इस तरह की वाइंडिंग होती है इसकी, कॉयल स्पेन और कॉयल पिच। इसमें आपको पोल पिच के बारे में भी पता चलेगा कि पोल पिच 2/3 पोल पिच होती है, ये वाइंडिंग की लेप वाइंडिंग में इस्तेमाल होती है और 2/3 पोल पिच के साथ होता है। ये इस तरीके से ये वाइंडिंग स्लॉट्स, यहाँ पर ये वाइंडिंग स्लॉट्स आती हैं इस तरह से। ये आपकी वाइंडिंग स्लॉट्स 2/3 पोल पिच, जैसे मैंने आपको कहा 8 स्लॉट्स का स्पैन होता है 1 to 9, दैट इज़ कॉल्ड 2/3 पोल पिच। जितने भी अल्टरनेटर आजकल बनते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, वो सिमिलरली पोल पिच के ऊपर होते हैं। सिमिलरली पोल पिच होना बहुत ज़रूरी है। जब आप सिंक्रोनाइज करते हो तो सेम पोल पिच का अल्टरनेटर होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ उसको सिंक्रोनाइज नहीं किया जा सकता। इन एनी केस आप उसको सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते, तो पोल पिच का सेम होना ज़रूरी है। तो ये रेड येलो ब्लू 3 फेज़ जो हैं, इस तरह की इसकी वाइंडिंग होती है और इस तरीके से ये टर्न्स बाहर निकलती हैं। ठीक है, ये 12 तारें जो इसकी निकलेंगी, ये V1 2 3 4 हर फेज़ की ये तारें निकलेंगी, W1 U6 V5 W2, और ये इस तरीके से आपकी वायर्स बाहर निकलती हैं। वाइंडिंग लीड्स हैं, स्टेटर कॉइल्स, ग्रुप 3 ग्रुप बने होते हैं बेसिकली। ये इसी ग्रुपिंग के साथ यहाँ पर बाहर आते हैं WUV, उसी ग्रुपिंग के साथ यहाँ पर नंबरिंग है W5 W2, V5 V2 कनेक्ट है और U5 और U2 कनेक्ट है। ये नंबरिंग ऐसे ही अल्टरनेटर के ऊपर हुई होती है और W6 WVA इसके साथ न्यूट्रल के साथ ये कॉमन कर दिया हुआ है। यानी अगर पिछली स्लाइड में देखोगे तो यही नंबर आपको उस पर नज़र आते हैं। अगर ये पिछली स्लाइड में ये आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, U6 U2 V6 V2 U1, तो ये नंबर ग्रुपिंग बेसिकली बनाई हुई है और ये ग्रुपिंग यहाँ पर आके कनेक्ट हो जाती है। ये आपकी 3 फेज़ निकल आते हैं, रेड येलो ब्लू। ठीक है, L1 L2 L3। ठीक है, ये 3 फेज़ हैं, 400 वोल्ट यहाँ से आपको मिलते हैं बेसिकली। ये आपकी AVR की सेंसिंग की तारें थी जो आपने AVR को फीडबैक के तौर पर निकाला। ये इस तरह की अगर मैं स्टार में देखूँ, क्योंकि इसकी वाइंडिंग स्टार में होती है, अल्टरनेटर की वाइंडिंग स्टार कनेक्शन में होती है, तो ये 6 कॉयल इस तरह की सेटिंग के साथ 2-2 कॉयल आपस में सीरीज़ में होते हैं, फिर ये दोनों कॉयल आपस में स्टार में कनेक्शन बना होता है। सेंटर पॉइंट जो होता है वो न्यूट्रल है। ठीक है, U1 U2 U5 U6 ये कॉयलों की टर्मिनेशन के नंबर्स हैं। ठीक है, ये आपका पैरेलल स्टार कनेक्शन और ये सीरीज स्टार कनेक्शन है। तो आप अपने वोल्टेज के हिसाब से इस तरीके से आप निकालेंगे, इस तरीके से आपके पास ये वाली कनेक्शन निकाल सकते हैं। पैरेलल स्टार और स्टार स्टार में आपके वोल्टेज आउटपुट आपको इस तरह के मिलेंगे। तो ये 2 तरह के कनेक्शन अल्टरनेटर के अंदर यूज़ होते हैं, तो दोनों स्टार में होते हैं, एक सीरीज स्टार कहलाता है, एक पैरेलल स्टार कहलाता है। सीरीज डेल्टा और पैरेलल डेल्टा भी होता है। ठीक है, डबल डेल्टा भी कहते हैं और सीरीज डेल्टा भी कहते हैं। ये वाली वाइंडिंग भी आती है, लेकिन मोस्टली आपको ये स्टार कनेक्शन वाइंडिंग ही मिलती है।
इस रेंज के अंदर। ये आपका स्टार कनेक्शन। सेंसिंग फॉर द AVR द स्टार कनेक्शन, AVR की जो सेंसिंग आपने यहाँ से देनी होती है, ये आपकी 3 फेज़ की सप्लाई है। ये आपका जो वोल्टेज रेगुलेटर जो है, आइसोलेटर ट्रांसफार्मर, अगर आपने कम वोल्टेज देने हैं AVR को सेंसिंग करने के लिए तो फिर आप इस तरह के ट्रांसफार्मर लगाकर आप इस्तेमाल करके आप AVR को सेंसिंग दे सकते हैं इस ट्रांसफार्मर के ज़रिए। यानी अगर किसी आप अल्टरनेटर के अंदर 1 टन की सप्लाई नहीं है तो 1 टन की सप्लाई आप इस ट्रांसफार्मर के ज़रिए बनाकर आप उसको सप्लाई दे सकते हैं, जिससे AVR को सेंसिंग सप्लाई रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इस तरह की ये डिफरेंट वाइंडिंग नंबर्स और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज स्टेटर के ये नंबर ऑफ फेजेस हैं, जिसमें वोल्टेज लेवल है मस्ट बी विद इन द रेंज ऑफ द स्पेसिफाइड फॉर द जनरेटर वाइंडिंग के हिसाब से ये चार्ट होता है, हर इसका अपना जो मैन्युफैक्चरर है उसके हिसाब से है। ये AVR की सप्लाई इस तरीके से F1 F2। अब यहाँ पे ये बात समझनी है, ये आपको एक DC आउटपुट देता है, ये 8 से 10 से 12 वोल्ट तक हो सकते हैं। यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई मिलती है इस एक्साइटर को, दैट इज़ कॉल्ड स्टेटर एक्साइटर। जब यहाँ पे स्टेटर एक्साइटर को सप्लाई मिलेगी, इसमें फ्लक्स बनता है। ये फ्लक्स इस रूटर एक्साइटर को वोल्टेज बनाने में मदद देता है। इसमें वोल्टेज बनते हैं 3 फेज़ के, वो 3 फेज़ वोल्टेज यहाँ पर डायोड की मदद से DC में कन्वर्ट होके इस मेन रूटर को मिलते हैं, और इस मेन रूटर को जैसे ही DC सप्लाई मिलती है, जो DC करंट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर DC फ्लक्स बनना शुरू हो जाता है। ये फ्लक्स इस मेन स्टेटर में दोबारा से वोल्टेज बना देगा। यानी यहाँ पर आपने फ्लक्स बनाया और वोल्टेज बने, और यहाँ पर आपने फ्लक्स बना के इसमें वोल्टेज बना दिए। यहाँ पे हमें वोल्टेज लेने हैं मेन स्टेटर से, और ये फीडबैक देगा AVR को, ताकि शुरू AVR से हो रहा होता है तो ये फीडबैक AVR को देगा कि यहाँ पर अपना वोल्टेज लेवल मेंटेन रखो, यहाँ पर मेरे 400 वोल्ट पूरे बन रहे हैं। तो जितने वोल्ट पूरे बन रहे होंगे ये AVR उसी पॉइंट के ऊपर मेंटेन रखेगा उसको इस तरीके से। ये दैट इज़ फीडबैक। ठीक है, फीडबैक होता है ये फीडबैक देगा सप्लाई। ये आपकी शाफ्ट, जनरेटर शाफ्ट जो होती है, ठीक है। ये PMG एक एक्साइटर होता है, एक्स्ट्रा एक परमानेंट मैग्नेट जनरेटर लगा होता है। यानी ये PMG का मेन कॉन्सेप्ट ये हर अल्टरनेटर के साथ नहीं होता, ये 600-700 kVA से जो बड़े अल्टरनेटर होते हैं उनमें लगा होता है PMG, क्योंकि उनमें लोड डिप की वजह से हमें एक एक्स्ट्रा बंदोबस्त करना पड़ता है। एक्साइटेशन के ऊपर डिप आती है, यानी टार्क लोड आने की वजह से कुछ अल्टरनेटर में डिप आता है, तो डिप को कवर करने के लिए और शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन को कवर करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा जो एक्साइटर है AVR को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है, ताकि जो वो उसके फ्लक्स को मेंटेन रखे। तो ये परमानेंट मैग्नेट होता है, इसलिए इसका मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होता, इसलिए डिप ये डिप को रिकवर करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो वो डिप की जो एक फ्ला रहता है वो शंट एक्साइटेशन सिस्टम होता है, जो पीछे मैंने आपको बताया, जो आमतौर पर अवेलेबल होता है तमाम अल्टरनेटर में। लेकिन जैसे ही आपका अल्टरनेटर 600-700 किलोवाट से ऊपर जाता है, KVA से ऊपर जाता है, तो वहाँ पर आपका लोड बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ पर आपको एक PMG या PMG का मुतबादल, वो रीप होता है, एक्सियली वाइंडिंग सिस्टम होता है, वो PMG का मुतबादल होता है। तो कुछ अल्टरनेटर जैसे लोराइट समर के अल्टरनेटर में रीप वाइंडिंग सिस्टम होता है, और स्टैमफोर्ड के अंदर PMG लगाया जाता है, जो कि डिप को रिकवर करने के लिए लगाया जाता है। ये एक परमानेंट मैग्नेट होता है, अंदर परमानेंट मैग्नेट है, ऊपर ये कॉइल होती है, इसको AVR से सप्लाई मिलती है। ठीक है, तो ये आपका AVR के सप्लाई देता है, ये आपका अगर PMG यहाँ लग जाएगा तो ये एक ड्यूल बैकअप सपोर्ट होती है। ठीक है, उस AVR को सपोर्ट करने के लिए, यानी ये इस AVR को इधर से सपोर्ट देता है और इसी की एक्साइटेशन सिस्टम को मेंटेन रखता है। तो ये एक सपोर्टिव सिस्टम होता है, ताकि डिप के ऊपर जो वोल्टेज डिप ना आए। टार्क लोड आने से, जैसे ट्राक लोड आया तो 400 से 390 वोल्टेज हो गए फौरी तौर पर, तो उसको रिकवर करने के लिए फौरी तौर पर AVR आउटपुट खोलेगा। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम करने के लिए, उस डिप को रिकवर करने के लिए, कि ना आए डिप सर्टन लोड के ऊपर, तो ये PMG सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्साइटेशन सिस्टम जो कि बूस्ट करता है AVR की सलाहियत को। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ द सेपरेट एक्साइटेशन सिस्टम, ये एक तरह का सेपरेट एक्साइटेशन सिस्टम है। इसमें वही जो मैंने आपको बताया, फौरी तौर पर वोल्टेज बिल्डअप करता है, डिप से रिकवर करता है, और शॉर्ट सर्किट की जो सेफ्टी है उसको
बेहतर करता है। ये अब आगे बात आपका आउटपुट फ्रेम, ये एवीआर लगा हुआ है यहाँ पर, ये आपके 4 टर्मिनल हैं, एक न्यूट्रल है, 3 आपके फेज़ हैं। यहाँ पर आपका आगे सप्लाई लगा के ब्रेकर में जाएगी, ब्रेकर से आप आगे लोड के साथ सिंपली कनेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका, अगर मैं इसका इंटरनल ये फिटिंग हो रही है इसकी, ये पीएमजी इसका लग जाता है, तो ये इसका पूरा कवर है अल्टरनेटर का, इस तरह का ये कवर होगा। ये बॉक्स, इसके अंदर अल्टरनेटर और पॉइंट है और सप्लाई आ रही है इसके अंदर, जंक्शन बॉक्स बन जाता है। ये आपका पीएमजी की फिटिंग है। अगर HC यानी P7 जो फ्रेम है वो कुछ इस तरह का फ्रेम होगा, ठीक है। तो ये आपका बड़ा अल्टरनेटर का फ्रेम है। और ये अल्टरनेटर का एक स्ट्रक्चर था, अल्टरनेटर का इंटरनल जो डिज़ाइन है वो किस तरह का होता है, उसके अंदर बिजली जो है वो किस तरीके से बनती है। आई होप के ये मैं ये आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से वोल्टेज जनरेट होते हैं किसी भी अल्टरनेटर के अंदर। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, कि क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पे जाके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।